कंधे के दर्द की वजह से रात में आपकी नींद खुल जाती है, या कुछ ऐसे काम जैसे कॉम्ब करना, पॉकेट से वॉलेट निकालना, बेल्ट लगाना, ऐसे सिचुएशन में आपके कंधे में बहुत सीवियर दर्द होता है और आप डेली रूटीन के ये काम नहीं कर पाते। ये सब फ्रोजन शोल्डर के लक्षण हैं, या जिसे मेडिकल लैंग्वेज में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दुर्गेश सिंह. I am consultant orthopedic surgeon and I am practicing complex trauma, robotic joint replacement and arthroscopic surgery in Apollo Hospital नोएडा. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रोजन शोल्डर क्या है, फ्रोजन शोल्डर की क्या स्टेजेस हैं, ये सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम क्यों है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, किन कंडीशंस में हमें सर्जरी कराने की जरूरत होती है, और फिजियोथेरेपी में क्या वो एक्सरसाइजेस हैं जिससे हमें फ्रोजन शोल्डर से बहुत जल्दी आराम मिल सकता है। फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस यानी कैप्सूल का धीरे धीरे एडहियर हो जाना। फ्रोजन शोल्डर में आपका ज्वाइंट कैप्सूल धीरे धीरे टाइट हो जाता है और मूवमेंट धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट होने लगती है। एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब मूवमेंट इतनी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि कंधा लगभग फ्रीज हो जाता है, इसीलिए नाम फ्रोजन शोल्डर दिया गया है। ये प्रॉब्लम यूजुअली 50 इयर्स या उससे ज़्यादा की फीमेल पेशेंट्स में ज़्यादा देखी जाती है। नॉन डोमिनेंट हैंड का इफेक्ट होना, जैसे अगर आप राइटी हैं तो लेफ्ट हैंड में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या आप लेफ्टी हैं तो राइटी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो कम यूज़ करते हैं। लगभग 1 से 2 साल के बीच में ये प्रॉब्लम खुद से ठीक हो जाती है, जिसका रीज़न मैं आगे बताऊँगा। यह प्रॉब्लम यूजुअली 3 फेजेज में देखी जा सकती है। फर्स्ट पेनफुल फेज, सेकेंड फ्रीजिंग फेज जहां प्रॉब्लम और बढ़ती है, एंड थर्ड रिजोल्यूशन फेज जहां पर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। ये कितना इंटरेस्टिंग है कि डिफरेंट फेजेस में ज्वाइंट में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। यानी पेनफुल फेज में इस कैप्सूल के अंदर की साइनोवियल लेयर में इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे साइनोवाइटिस कहते हैं, और धीरे धीरे यहाँ पर सूजन बढ़ती है, जिससे पेशेंट को पेन होता है। इसके बाद एडहेसिव फेज या फ्रीजिंग फेज में कैप्सूल की थिकनिंग और बढ़ती है, ज्वाइंट कैप्सूल कॉन्ट्रैक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन बहुत मार्क्ड हो जाती है और मूवमेंट बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। रिजोल्यूशन फेज में ये इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे सबसाइड करने लगती है और ज्वाइंट कैप्सूल का साइज धीरे धीरे लार्ज होने लगता है। साइज तो वही रहता है, सिर्फ इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, तो मूवमेंट फिर से रिगेन करने लगता है पेशेंट, जिसे रिजोल्यूशन फेज कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर का रीजन क्या है? मोस्ट कॉमन रीजन तो इडियोपैथिक है, यानी पता नहीं लगाया जा सकता। बट अगर हम रीजंस की बात करें तो डायबिटिक पेशेंट्स या प्री डायबिटिक पेशेंट्स में मोस्ट कॉमनली फ्रोजन शोल्डर देखने के लिए मिलता है। कई सारे पेशेंट्स मुझे ओपीडी में आके कहते हैं, सर मुझे तो शुगर नहीं है, और जब हम उनका HbA1c चेक कराते हैं, यानी पिछले 3 महीनों की शुगर का एवरेज, तो वो प्री डायबिटिक या डायबिटिक कंडीशन में रिफ्लेक्ट करता है, जिससे ये प्रूव होता है कि फ्रोजन शोल्डर का डायबिटीज के साथ डायरेक्ट एसोसिएशन है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म, कार्डियक या रीनल प्रॉब्लम्स, पार्किंसंस डिजीज, कैंसर पेशेंट्स जिनको ब्रेस्ट सर्जरी हुई है, ऐसे पेशेंट्स में भी फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस होते हैं। इमोबिलाइजेशन यानी कंधे को रेस्ट देना, मसल्स का यूज ना करना भी फ्रोजन शोल्डर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है। सर्जरी के बाद या किसी ट्रॉमा के बाद जब हम मसल्स को यूज नहीं करते, धीरे धीरे मसल्स की डिस्ट्रॉफी हो जाती है, तो कैप्सूल ज्वाइंट का सिकुड़ने लगता है और फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। वो क्या लक्षण हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि हमें फ्रोजन शोल्डर है? पहले 3 महीनों में ग्रेजुअल धीरे धीरे करके पेन शुरू होगा, जो पेन रात में बढ़ जाएगा। धीरे धीरे मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होगी और वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन बढ़ती चली जाएगी। ओवरहेड एक्टिविटीज करने में, जैसे कॉम्ब करना, जैसे कॉलर को पकड़ के उठाना, जैसे पीछे पीठ में स्क्रैच करना, इन एक्टिविटीज में पेन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। स्टेज 2 में यानी फ्रोजिंग स्टेज में ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि धीरे धीरे पेन की वजह से पेशेंट या आप अपना कंधे का यूज करना ही बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे मसल्स की वीकनेस भी शुरू हो जाती है। इस स्टेज में रोटेटर कफ, जो हमारे शोल्डर की मूवमेंट कराने की मेन मसल्स हैं, वो भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। रोटेटर कफ टेयर में एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में लिमिटेशन होती है, एब्डक्शन एक्टिवली पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम ये सेम मूवमेंट पैसिवली करें तो फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव होती है।
ऑन द कॉन्ट्रास्ट, अगर फ्रोजन शोल्डर में हम एक्टिव या पैसिव कोई भी मूवमेंट करें तो वो पेनफुल होगी और मूवमेंट नहीं होगी। उसका रीजन है कैप्सूल का थिक हो जाना, कैप्सूल का एडेसिव हो जाना या फ्रीज हो जाना। बहुत सारे पेशेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि उनको फ्रोजन शोल्डर है या उनको रोटेटर कफ टेयर है। कई सारे पेशेंट्स गूगल पे सर्च करके मेरे पास ये कहते हुए आते हैं कि सर मुझे एमआरआई करा दीजिए क्योंकि मुझे रोटेटर कफ टेयर हो गया है। फ्रोजन शोल्डर में इंटरनल रोटेशन इज द मूवमेंट, यानी कंधे को अंदर की तरफ घुमाना, जो सबसे लास्ट में इंप्रूव होता है। यानी मुझसे अगर आप पूछे कि सर एक मूवमेंट मुझे करके दिखाइए कि आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, तो मैं कहूंगा इस कंधे को अंदर की तरफ घुमाइए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक्सट्रीम पेनफुल कंडीशन में जब आप अपनी मसल्स को यूज नहीं करते हैं तो मसल्स की डिस्ट्रॉफी हो जाती है और मसल्स वीक हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में फ्रोजन शोल्डर में रोटेटर कफ के भी साइंस प्रेजेंट होते हैं, यानी आपके रोटेटर कफ को लिफ्ट करने में भी पेन होगा और शोल्डर को मूवमेंट करने में तो पेन है ही। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रोजन शोल्डर को ठीक कैसे किया जाए। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए मेरे सामने दो गोल हैं। पहला, आपका दर्द कम करना, दूसरा आपकी रेंज ऑफ मोशन को वापस लाना। दर्द कम करने के लिए हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, जैसे NSAIDs, पेन किलर मेडिसिन, रेस्ट, आइस थेरेपी, हॉट वाटर फर्मेंटेशन या ज्वाइंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन, जिससे इन्फ्लेमेशन बहुत तेजी से कम होती है और पेन में रिलीफ होता है। रेंज ऑफ मोशन को इंप्रूव करने के लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेंडुलम एक्सरसाइजेस, जिसमें आगे और पीछे शोल्डर को ले जाना ग्रेजुअली, बहुत जोर से झटका नहीं देना है या बहुत एक्सट्रीम रेंज तक नहीं ले जाना है। साइड टू साइड एंड देन सर्कल्स, स्मॉल सर्कल्स, और धीरे धीरे ये सर्कल्स बड़े करने हैं। सर्कल्स अपोजिट साइड में भी कर सकते हैं, यानी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों सर्कल बनाने हैं। दीज आर दी पेंडुलम एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आर्म ओवरहेड, जहां पर अफेक्टेड आर्म को एल्बो के पास से सपोर्ट करके ग्रेजुअली सिर के ऊपर ले जाते हैं एंड फिर नीचे लेके आते हैं। इस एक्सरसाइज में मूवमेंट सिर्फ उतनी करनी है जहां पर वो पेनफुल होना शुरू हो और उससे 2 डिग्री या 5 डिग्री तक आगे ले जाना है। थर्ड एक्सरसाइज इज हैंड बिहाइंड बैक। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, जिसमें नहाने के बाद आप अपनी बैक को एक टॉवल से क्लीन करते हैं और हाथों को पीछे ले जाके टॉवल पकड़ के उनको खींचना होता है। फ्रोजन शोल्डर में अगर आपको मेडिसिन और कंजर्वेटिव तरीके से आराम नहीं मिल रहा है तो कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनको करके आपके शोल्डर के पेन में बहुत अच्छा आराम दिलाया जा सकता है, जैसे इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन, हाइड्रोडाइलेशन या सुप्रा स्कैपुलर नर्व ब्लॉक। आपका ट्रीटिंग डॉक्टर ही ये प्रॉब्लम डिसाइड करता है और उसका सॉल्यूशन डिसाइड करता है कि अगर आपको मेडिसिन से आराम नहीं मिला है तो हम इनमें से किस प्रोसीजर को और कैसे अडेप्ट करेंगे। सिंस मोस्ट ऑफ द फ्रोजन शोल्डर पेशेंट्स आर डायबिटिक, तो उनकी शुगर को भी चेक करना होगा, उसको कंट्रोल में लाके उस पर कंप्लीट चेक रख के उसके बाद ही हम इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके के कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से या इंजेक्शन थेरेपी से पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है और क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे वर्सन हो रही है, ऐसी कंडीशन में सर्जरी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हमें सर्जरी को कंसिडर करना चाहिए, जिसमें ये 2 ऑप्शंस हैं। मैनिपुलेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट के फ्रोजन शोल्डर को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाता है हर डायरेक्शन में, और उसके तुरंत बाद से ही फिजियोथेरेपी स्टार्ट करा दी जाती है। या फिर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की मदद से जॉइंट कैप्सूल की थिकनिंग को थोड़ा सा रिलीज कर दिया जाता है, जिससे मूवमेंट बढ़ जाती है और पेशेंट धीरे धीरे फिजियोथेरेपी की मदद से सारी मूवमेंट गेन कर लेते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में फ्रोजन शोल्डर इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि लगभग हर घर में कोई ना कोई इससे सफर कर रहा होता है। इसे समझिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट अपने हिसाब से चूज करें।